हेलो क्लास। तो अभी अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिली है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है और द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो जीत के आई हैं और वो हमारी बीजेपी की ही कैंडिडेट हैं और वो हमारी अभी प्रेसिडेंट बनी हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है जो हमें देखने को मिली है। इसी के साथ हम जो हैं आपके साथ लेकर आए हैं पूरा का पूरा प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस रहती हैं और क्या क्या वजहें जो हैं वो ज़रूरी हैं प्रेसिडेंट के प्रोसेस में। पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाता है, कौन प्रेसिडेंट रहता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस रहती हैं। पूरा जो आपका प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिकॉज करंट में ये जो टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑलरेडी न्यूज़ में है। ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया का कौन है, कैसे इलेक्ट होता है, कौन से आर्टिकल में इसकी पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की वो मेंशन्ड है। सबसे पहले जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड होता है और उसको फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इंडियन प्रेसिडेंट को, जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है और आर्टिकल 52 से लेके 78 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं और रिलेटेड हैं किसके? पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की। ठीक है। और यहाँ पर स्पेशली जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो 52 to 62 आर्टिकल्स जो हैं वो रिलेटेड हैं। ठीक है। ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जो हैं वो पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। इम्पॉर्टेंट है, MCQs में पूछ लिए जाते हैं। हु इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट है, हाउस प्रेसिडेंट इलेक्टेड। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया कैसे किया जाता है? अब देखो, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हेल्ड होते हैं कंट्री में। ठीक है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि उसको इलेक्ट करता है। मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज, एक मीटिंग बिठाई जाती है जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, जो कि कंप्राइज किसको करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? तो वो मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है। असेंबलीज होती हैं स्टेट की जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है। लास्टली जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी की। ठीक है। सो स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन्वॉल्व होती हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है। एंड लास्टली लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट नहीं लेता है। ये भी आपसे डायरेक्ट MCQ की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। सो ये जो फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि इन्वॉल्व नहीं होते हैं इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। कौन कौन से मेंबर्स हैं? सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ठीक है। दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तीसरा है मेंबर्स ऑफ, जैसे मैंने बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्वॉल्व नहीं होते प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों ही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, in electing the president of the India. And lastly nominated members of the union territory of Delhi and Puducherry. तो nominated members भी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से मेंबर्स भाई पार्टिसिपेट करते हैं ये हम वापस से देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं असेंबलीज ऑफ द स्टेट के पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई भी ना ही इलेक्टेड ना ही लेजिस्लेटिव नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स किसी के भी राज्यसभा के हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आई होप ये आपसे क्लियर हो गया हो कौन इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कौन नहीं करता है। इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली के पार्टिसिपेट करते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं
वो राज्यसभा के भी नहीं इलेक्ट करते, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी नहीं इलेक्ट करते, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है दोनों में ही पार्टिसिपेट नहीं करती है, एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। आई होप ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो टर्म क्या है प्रेसिडेंट ऑफिस का, ठीक है, ये देख लेते हैं। सो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, अगर एक बार ही इलेक्ट कर दिया जाता है तो वो जो ऑफिस है होल्ड करता है 5 साल के लिए, ठीक है। सो ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, ये ऑफिस में तब तक होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years, ठीक है। कोई भी नया इलेक्शन जो है जब तक नहीं आया गया या जब तक नया इलेक्शन नहीं टेक प्लेस होता है तब तक कोई भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। सो 5 साल तक के लिए तो इनका टेन्योर है ही है मैक्सिमम, लेकिन उसके अलावा अगर बाई चांस 5 साल के बाद कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो नहीं हटाई जाएगी। ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ओके। एंड लास्टली उसको री इलेक्ट भी किया जा सकता है, तो उसमें देर इज़ नो कैप ऑन हिज री इलेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही अगर कोई एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया उसको री इलेक्ट नहीं किया जा सकता, ही कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड, ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं, टर्म क्या है, 5 साल है, ठीक है। और बाई चांस अगर 5 साल के बाद इलेक्शंस नहीं हो रही हैं, जैसे कोविड आ गया अभी, ठीक है, या कुछ इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है और इलेक्शन नहीं हो पा रही हैं, तो भी प्रेसिडेंट जो है वो एज इट इज़ अपनी पोजीशन में रहेगा जब तक नया इलेक्शन नहीं होता है और नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं प्रेसिडेंट की, वो देख लेते हैं। अब देखो, प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो प्रेसिडेंट को जो ज़रूरी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है, ही शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया। एंड दूसरी चीज़, उसकी मिनिमम एज जो है 35 years एटलीस्ट होनी ही चाहिए। इसके नीचे अगर कोई एज है तो वो क्वालिफाइड नहीं है या एलिजिबल नहीं है टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ओके। सेकेंडली, उसको जो है कुछ ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस, ठीक है, टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो जो भी कंडीशंस हैं ताकि लोकसभा के जो मेंबर है वो बन सके, ठीक है, वो कंडीशंस उसको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। थर्डली, उसको कोई भी, या ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो दैट मीन्स कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनको नहीं संभालना है, चाहे वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रही है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कोई भी काम वो कर रहे हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की। सो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। सो ऑब्वियसली ही इज़ एन इंडिपेंडेंट, और जो है एक इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं, तो वो किसी भी सभा के मेंबर नहीं हो सकते, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, ठीक है। अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर हैं तो उनको अपना जो सीट है वो पहले दिन ही खाली करना पड़ेगा, जैसे ही वो प्रेसिडेंट के ऑफिस पे अपना जो है गद्दी हासिल करते हैं, ठीक है। सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे एज द प्रेसिडेंट इन द ऑफिस, उनको अपना जो सीट है, ही शुड वेकेट द सीट ऑन हिज वेरी फर्स्ट डे ऑफ द एज द प्रेसिडेंट इन द ऑफिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यही है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा। तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो नहीं होल्ड कर सकते। दैट मीन्स कोई भी जो सरकारी काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, वो वैसा कुछ वो होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। थर्डली क्या है, उनके रेजिडेंट्स के लिए राष्ट्रपति भवन जो है उनको प्रोवाइड होता है और उनको कोई भी रेंट पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। देन जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करता है उनके एमोल्यूमेंट्स, ठीक है, उनको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दी जाएंगी, क्या क्या उनको प्रिविलेजेस दिए जाएंगे और क्या क्या उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे। इट इज़ डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़, पार्लियामेंट जो है वो कोई भी एमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस डिमिनिश नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, जब तक प्रेसिडेंट जो है ऑफिस में है। जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है वो उनको अलॉट करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, कोई भी अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसके अगेंस्ट उनको पूरी की पूरी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। दैट मीन्स अगर उनके ऊपर कोई केस भी पड़ गया है तो उनके खिलाफ कोई भी जो है कार्रवाई नहीं करवाई जाएगी, स्पेशली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। और कोई भी
पर्सनल एक्ट्स के अगर कुछ चल रहा है उसके खिलाफ भी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करवाई जा सकती जब तक वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकती प्रेसिडेंट की किसी भी तरीके से, ठीक है। खाली उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट किए जा सकते हैं, ठीक है, और वो भी उनके पर्सनल एक्ट्स के तहत, ठीक है। और ये चीज़ें भी तब तक होंगी जब तक उनको 2 मंथ पहले ही, 2 महीने पहले ही अगर उनको नोटिस दे दिया गया, उसके बाद ही जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट किए जा सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ इनिशिएट नहीं किए जा सकते, बिकॉज ये हमारी कंट्री की रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाती है। उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, पूरी की पूरी इम्यूनिटी जो है उनको प्रोवाइड होती है। कोई भी उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं, कोई भी कार्रवाई जो है उनके ऊपर नहीं चला सकता, ठीक है। सो ये कुछ कंडीशंस थी प्रेसिडेंट के ऑफिस में, जब तक वो पावर उनको जो मिली है, मेंबर नहीं हो सकते लोकसभा या राज्यसभा के, ठीक है। उनको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है। राष्ट्रपति भवन जो है उनको प्रोवाइड होता है और वो भी उनको विदाउट रेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। पार्लियामेंट उनकी एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस डिसाइड करती हैं। कोई भी तरीके की एमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस जो हैं उनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। उनको इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करी जा सकती है फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अरेस्ट या फिर इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी प्रेसिडेंट की नहीं ली जा सकती, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें थी, ये कंडीशंस हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाना है या कुछ भी इस तरीके का काम है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला, सिर्फ एक ही कंडीशन पे इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस पे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, और वो कंडीशन क्या है, इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट खुद किया है, तो ही उनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा उनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक नोट लिखा है कि देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि ये जो है वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो कुछ इस तरीके से करवाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये एक पिक्चर मैंने लगाया हुआ है, बहुत ईजिली हम इसे समझेंगे कि किस तरीके से इम्पीचमेंट जो है वो करवाया जाता है। तो लोकसभा जो है वो इनिशिएट करता है इम्पीचमेंट चार्ज। अगर इम्पीचमेंट करवाना है या फिर इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के इस प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इट इज़ द लोकसभा जो कि इनिशिएट करेगा इम्पीचमेंट चार्ज, ठीक है। जो इम्पीचमेंट चार्जेस हैं वो साइन करवाए जाएंगे बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर लोकसभा में 32 मेंबर्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसके 1/4 मेंबर्स जो होंगे, ठीक है। 1/4 मेंबर्स मतलब कि कम से कम भी 8 मेंबर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो साइन करने चाहिए इम्पीचमेंट चार्जेस पर, ठीक है। अगर उन 8 मेंबर्स ने साइन कर दिया तो 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया को, ठीक है। देन ये जो लोकसभा है ये पास करेगा इम्पीचमेंट चार्जेस विद 2/3 मेजॉरिटीज और उस सेंड कर दिया जाएगा राज्यसभा को। फिर इसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये इम्पीचमेंट जो चार्जेस होंगे ये पास ऑन होंगे राज्यसभा को, ठीक है। लोकसभा आफ्टर साइनिंग द चार्जेस किसको पास करेगा, राज्यसभा को इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। अगर एक बार राज्यसभा जो है इन्वेस्टिगेट कर लेता है चार्जेस को, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास पूरी की पूरी राइट है टू सिट इन द प्रोसीडिंग्स। प्रेसिडेंट को प्रोसीडिंग्स में बिठाया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा अग्री अगर कर देता है चार्जेस को और पास करता है विद 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड, ठीक है। तो क्या होएगा, अगर राज्यसभा ने भी इन्वेस्टिगेशन चार्जेस को पास कर दिया, ठीक है, ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट, और बाय 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होता है तो प्रेसिडेंट का जो स्टैंड है उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। सो इट इज़ द लोकसभा जो कि इनिशिएट करेगा इम्पीचमेंट चार्जेस, बट एज अ होल राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है इम्पीचमेंट चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ठीक है। उस केस में क्या होएगा, ये जो राज्यसभा है ये पास करेगा रेजोल्यूशन और चार्जेस किसको सेंड करेगा, लोकसभा को। लोकसभा एक बार इन्वेस्टिगेट करेगा और पास करेगा
करेगा अगर वो चार्जेस उसको वैलिड लगते हैं, ठीक है। सो दोनों ही केस में लोकसभा भी और राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है इम्पीचमेंट चार्जेस, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज़ द लोकसभा एज द फर्स्ट हाउस, ठीक है, जो इनिशिएट करता है इम्पीचमेंट चार्जेस, बट राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है इम्पीचमेंट चार्जेस को, ठीक है, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो दोनों को ही पास करना पड़ता है बाय 1/4 जो है लोकसभा, अगर लोकसभा की जो सीट्स हैं उससे 1/4 मेंबर्स जो हैं उस चार्ज को पास कर देते हैं या साइन कर देते हैं, देन वो पास ऑन होता है राज्यसभा में। अगर वहाँ पर 2/3 ऑफ दी जो लोग हैं वो साइन कर देते हैं, दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट का जो स्टैंड है इट कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी। नाउ नेक्स्ट इज कैन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस बी वेकेंट, क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी खाली किया जा सकता है या कभी खाली होता है, ठीक है। सो येस, उनका जो ऑफिस है कैन बी वेकेंट, वो भी खाली हो सकता है कुछ केसेस में। कैसे? पहला, अगर प्रेसिडेंट ऑफ द जो प्रेसिडेंट है वो अपना 5 ईयर्स का ऑब्वियसली टर्म पूरा कंप्लीट कर देते हैं अपने ऑफिस में, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर प्रेसिडेंट खुद रिज़ाइन करते हैं अपना रेजिग्नेशन किसको देकर? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया को देकर। तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। तीसरा, अगर लोकसभा या राज्यसभा ने इम्पीचमेंट चार्ज उन पर इनिशिएट कर दिया और वो जो स्टैंड है वो वैलिड साबित हो गया तो भी उनको रिमूव किया जा सकता है और उनका जो सीट होगी वो भी वेकेंट हो सकती है। ऑब्वियसली अगर उनकी डेथ हो जाए, अगर वो किसी तरीके से किसी भी अनसर्कमस्टांशियल सिचुएशन में उनकी कोई कुछ घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो भी उनका जो ऑफिस है इट कैन बी वेकेंट। एंड लास्टली, अगर सुप्रीम कोर्ट उनका जो इलेक्शन है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं तो भी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है इट कैन बी वेकेंट। सो येस, इसका अगर आपको कोई आंसर पूछेगा, येस इट कैन बी वेकेंट। कब कब हो सकता है? या तो उन्होंने 5 साल का जो टर्म है वो पूरा कर दिया, ठीक है, या तो इम्पीचमेंट के द्वारा उनको हटाया गया है, ठीक है, या फिर ऑब्वियसली अगर वो मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर उन्होंने खुद ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया, किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और लास्टली अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही उनका जो इलेक्शन है वो हो सकता है कि करप्शन हो या कुछ हो, अगर उनका इलेक्शन ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, देन ऑल्सो उनका जो स्टैंड है वो वेकेंट जो है साबित किया जा सकता है। ओके, एक बहुत अच्छा नोट है कि वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करता है ड्यूटीज़ एज प्रेसिडेंट अगर उनका जो ऑफिस है वो वेकेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये भी बात होती है कि अगर उनका ऑफिस वेकेंट होता है तो उनकी जो पावर्स हैं या उनकी जो चीज़ें हैं वो कौन संभालता है? सो वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनकी ड्यूटीज़ पूरी की पूरी एज अ प्रेसिडेंट जो है वो संभालते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये एक प्रेसिडेंट का एक्ट है 1969 का। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी वेकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की भी पोजीशन वेकेंट है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, ठीक है, उनकी जगह पर संभालते हैं। सो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह पर कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी पोजीशन वेकेंट है तो उनकी जगह पर कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर अगर इनकी एब्सेंस है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो इनकी ड्यूटीज़, इनके फंक्शंस जो हैं वो संभाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो क्या क्या फंक्शंस हैं, पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के? सबसे पहले मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव पावर की, तो हर एग्जीक्यूटिव एक्शन की जो इंडियन गवर्नमेंट लेती है वो उन्हीं के ही नाम पर लेना चाहिए, वो प्रेसिडेंट के ही नेम पर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, ही मे और मे नॉट मेक रूल्स टू सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। थर्डली, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं और उनके रेम्यूनरेशन को भी वही डिटरमाइन करते हैं। और भी कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के हाथों ही होता है, फॉर एग्जांपल कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस न्यूज़ में है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। देन चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नर्स। एंड लास्टली फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया चेयरमैन एंड मेंबर्स वो भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेता है किसी भी एग्जाम में, चाहे JKSSB है, SSC है, ठीक है, NDA है, कोई भी एग्जाम आता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं और बात करूं एग्जीक्यूटिव फंक्शन की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन जो है यूनियन गवर्नमेंट से वो ही
सीक करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनको जो है पीएम ही रिक्वायर्स ऑब्वियसली पीएम टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। कोई भी डिसीजन अगर लिया गया है बाय एनी मिनिस्टर, ठीक है, और वो काउंसिल ने कंसीडर नहीं किया तो उनको प्राइम मिनिस्टर को जो है उनका कंसिडरेशन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस भी यही अपॉइंट करते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल भी ये अपॉइंट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ भी यही अपॉइंट करते हैं। जो आपके डीसी वगैरह जो भी अपॉइंटेड होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ में वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड ऑब्वियसली इनके पास ये भी पावर होती है कि किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया और डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और उनके पास ये भी पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो और उनको पावर्स भी अलॉट कर दिया जाए, अगर उनको कोई भी शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया जाए तो उनको वो पावर्स भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या हैं प्रेसिडेंट की, तो कोई भी पार्लियामेंट को सम्मन कर सकता है और डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, ठीक है। सो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड सम्मन द पार्लियामेंट, ठीक है। जॉइंट सिटिंग जो है लोकसभा की और राज्यसभा की, अगर इन केस ऑफ डेडलॉक तो उसको भी सम्मन जो है उसके पास पावर है प्रेसिडेंट के पास कि उसको भी सम्मन किया जा सके, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट को जो है प्रेसिडेंट ही एड्रेस करता है एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। तो जब भी इलेक्शन होती है तो जब पहला सेशन की शुरुआत होती है उसको पहली बारी एड्रेस कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए लोकसभा के, चेयरमैन हो गए, डेप्यूटी चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, उन्हीं को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। और डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं अगर राज्यसभा की जो सीट्स वेकेंट होती हैं इनको यही प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। 12 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 मेंबर्स नॉमिनेट करने होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है उनको नॉमिनेट किया जाए, ठीक है। नॉमिनेट, इलेक्ट नहीं मैं बोल रही हूँ, नॉमिनेट, ठीक है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते हैं ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एमपी। अगर कोई भी एमपी है उसका डिसक्वालिफिकेशन किया जा रहा है तो कंसल्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। लास्टली, ठीक है, रेकमेंड करते हैं या फिर परमिट करते हैं कुछ सर्टन टाइप्स ऑफ बिल्स के। तो अगर कोई बिल जो है पास करना है तो वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही पास किया जाता है, ठीक है। सो कुछ सर्टन टाइप ऑफ बिल्स की पावर जो है वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है उसको पास करने की, ठीक है। उसके अलावा ऑर्डिनेंसेस को प्रोमulgate करने की पावर भी इनके पास है। और ऑर्डिनेंसेस एक टेम्पररी लॉज होते हैं अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी जो हैं वो लाने पड़े, जैसे कि अगर सेक्शन 144 आ रहा है या इस तरीके की कोई भी सेक्शन जो है अगर लागू करनी है, ये कुछ ऑर्डिनेंसेस होते हैं अगर लागू करने पड़ रहे हैं किसी भी सिचुएशन में तो वो पावर किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास ही पावर है उसको लागू करने की, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ फॉलोइंग रिपोर्ट्स हैं ये भी प्रेसिडेंट ही जो है ले करते हैं बिफोर द पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल कैग की रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट ले करते हैं, यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की, सो एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके की रिपोर्ट्स भी जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में ले डाउन करते हैं। फाइनेंशियल पावर्स की बात करती हूँ प्रेसिडेंट की, तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जामिनर बहुत बारी पूछता भी है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। उसके अलावा यूनियन बजट को पार्लियामेंट के पास मतलब पहली बारी सुनाना, ठीक है, कौन ले करता है, प्रेसिडेंट ले करता है, ठीक है। उसके अलावा टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, अगर ग्रांट की ज़रूरत है, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है पहले ही, ठीक है, कि अगर इनकेस हमें किसी दूसरी कंट्री से कोई ग्रांट चाहिए, ठीक है, हमें पैसा चाहिए, किसी तरीके की मदद चाहिए, तो ये बिना प्रेसिडेंट की पावर के जो है ये हम नहीं पूरी कर सकते, या हमने किसी को ग्रांट करना है कुछ भी, ठीक है, तो बिना रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ये हम नहीं करा सकते, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, सो कॉन्टीजेंसी फंड क्या है, अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है, हमें जो है हम पैसा कहीं से अगर निकाल सकते हैं दैट इज़ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो वहाँ से बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के वहाँ से पैसा जो है नहीं निकाल सकते, सो इट इज़ ऑल्सो अंडर हिज कंट्रोल, ओके। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन हर
5 साल में जो है वो प्रेसिडेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो मनी बिल का पावर इनके पास है, ठीक है। यूनियन बजट जो है वो यही ले करते हैं, यही कॉज करते हैं ताकि यूनियन बजट जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाए, ठीक है। अगर किसी तरीके की डिमांड या सॉरी ग्रांट हमने करना है या ग्रांट हमें लेना भी है तो वो भी बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के हम नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड है जहाँ पर जो है पैसा रखा जाता है और इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ से पैसा निकाला भी जाता है, ठीक है। सो वो अगर किसी तरीके की इमरजेंसी आ रही है, फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आया है कहीं पर, तो अगर वहाँ से पैसा निकालने की ज़रूरत है बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। लास्टली फाइनेंस कमीशन हर साल जो है वो प्रेसिडेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। उसके अलावा आगे बात करूं, जुडिशियल पावर की बात करिए प्रेसिडेंट की। सो चीफ जस्टिस जो हैं वो यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। और जो जजेस हैं और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और चीफ जस्टिस भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस जो है प्रेसिडेंट ही लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग है। मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि ये एडवाइस उनको माननी ही माननी है। इट इज़ ऑन हिम कि वो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट की माने या ना माने। सो ऑब्वियसली ही टेक्स एडवाइस, इनके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लें, बट दिस एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। ज़रूरी नहीं है कि वो एडवाइस ये माने ही माने, ठीक है। इनके पास पार्डनिंग पावर भी है। पार्डनिंग पावर हम समझेंगे, और कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, आर्टिकल 72 में ये मेंशन है, ठीक है। उनको बेसिकली ये पावर दी गई है टू ग्रांट पार्डन अगेंस्ट पनिशमेंट, ठीक है। तो अगर किसी क्रिमिनल के ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं, उसको कोई पनिशमेंट जो है ग्रांट करी गई है बाय मार्शल कोर्ट या फिर डेथ सेंटेंस, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसकी पनिशमेंट जो है कम करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बता देती हूँ, जो पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो कुछ इस तरीके की हैं। पहला है पार्डन विद ग्रांट ऑफ पार्डन। क्या कन्विक्ट करता है, बोथ कन्विक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीटली एब्जॉर्ब, ठीक है। तो जो भी सज़ा है उसको कंप्लीटली माफ़ भी किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो, ठीक है। दूसरा है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन क्या है, विद दिस नेचर ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्ट कैन बी चेंज। तो जो नेचर है पनिशमेंट का, फॉर एग्जांपल अगर उसको 10 साल की सज़ा हुई है तो उसका नेचर ही चेंज कर दिया जा सकता है। उसको बोल सकते हैं कि उसको जो है आप अगर कोई 18 साल का लड़का है या किसी में उसको 10 साल की सज़ा हुई है तो हो सकता है कि उसका नेचर चेंज करके उसको बोल दिया जाता है कि इसको चाइल्ड सेंटर में या फिर वहाँ पर किसी तरीके की इस तरीके का जो है इसको पनिशमेंट दिया जाए, इसको जेल ना भेज के, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। रेमिशन, ठीक है। रेमिशन में क्या है, टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट भी कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल की सज़ा है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 5 साल की भी करवा सकते हैं, ठीक है। रिस्पाइट, रिस्पाइट का क्या मतलब है, ये लेसर पनिशमेंट अवॉर्ड करता है देन ओरिजिनल पनिशमेंट, ठीक है, बाय लुकिंग एट द स्पेशल कंडीशन ऑफ अ कन्विक्ट। कि अगर कोई क्रिमिनल है, उसका कुछ स्पेशल कंडीशन है, तो जो भी उसको ओरिजिनल पनिशमेंट दिया गया था, ठीक है, उसको जो है थोड़ी कम सज़ा भी दिला सकता है, ठीक है। देन है रिप्रीव। ये क्या करता है, स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द अवॉर्डेड सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ठीक है। तो अगर जो है उसको एग्जीक्यूशन जो है बोल दिया गया है कि इसको सिर्फ जो है फांसी की सज़ा होगी, तो उसको जो है एक टेम्पररी पीरियड तक उसकी जो सज़ा है वो कम करवाई जा सकती है, ठीक है। सो ये कुछ पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास है, और किसी कैदी की सज़ा कम करवाई जा सकती है, उसका सज़ा का नेचर चेंज करवाया जा सकता है, और उसकी सज़ा इनफैक्ट एकदम खारिज भी करवाई जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ ये भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास जो उसको अलॉट होती है, और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इस तरीके की पावर्स यूज़ करके एक अगर कोई बेगुनाह इंसान है उसको भी सज़ा से बचा सकता है। बात करूँ इमरजेंसी पावर्स की, तो इमरजेंसी पावर्स देखो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी JNK में भी इमरजेंसी पावर ही लगी थी, जिसके तहत हमारे पास प्रेसिडेंशियल रूल आया था, और जिसके तहत हमारा 370 आर्टिकल जो है वो भी हटा था, ठीक है। सो कौन सी हमारे पास इमरजेंसी लगी थी, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल ही लगा था अंडर आर्टिकल 356 एंड 365। नेशनल इमरजेंसी लगती है इन केस ऑफ किसी वॉर, कोई कंट्री ने हम पर वॉर छेड़ दिया है, और अगर वैसा कुछ
चीज़ हो गई है तो वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। कहीं पर नेशन में जो है सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है, कंडीशंस ठीक नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है। अगर कोई स्टेट जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, लॉ के तहत काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम नहीं कर रही है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356 एंड 365, ठीक है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जैसे कि अभी श्रीलंका में हमें देखने को मिली है, ठीक है, तो ये लगती है अंडर आर्टिकल 360, ठीक है। यहाँ ये कब लगती है कि जब फॉर एग्जांपल कि अगर किसी तरीके से किसी भी कंट्री में पैसा ख़त्म हो गया या वो बैंकरप्ट हो चुकी है या एकदम लोन में आ गई है, जैसे अभी हमने श्रीलंका की अभी क्राइसिस देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि यहाँ पर वो इस तरीके की इमरजेंसीज जो हैं डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अंडर आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इमरजेंसी पावर जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर्स कौन कौन सी हैं प्रेसिडेंट के पास? इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट अप्रूव करता है, ये नेगोशिएट किए जा सकते हैं और कंक्लूड किसके नाम पे किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर ही एट द एंड कंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का इन द इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स, तो कहीं पर भी इंटरनेशनल फोरम्स में, अफेयर्स में इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हो रही है, वो कंक्लूड ही किसके नाम पर किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर। इन शॉर्ट ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, हर जगह पर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ही होता है, ठीक है। मिलिट्री पावर्स की मैं बात करूं तो डिफेंस फोर्सेस के कमांडर भी प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीफ जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कमांडर रहते हैं डिफेंस फोर्सेस के भी, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो कौन सा आर्टिकल जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे डील करता है? तो आर्टिकल 123 जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे डील करता है ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर होती हैं और ये जो पावर है ये उसकी एक इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। ये चीज़ हमने डिस्कस करी। सो 123 डील करता है कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जो है लागू करने की पावर है, ठीक है। ये प्रोमिलगेट करता है, मतलब ये लागू करता है ऑर्डिनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट की मदद से कोई भी ऑर्डिनेंस है, टेम्पररी लॉज हैं, वो कौन प्रोमिलगेट करते हैं? प्रेसिडेंट ही प्रोमिलगेट करते हैं। कौन से आर्टिकल के अंडर होता है? आर्टिकल 123 के अंडर इसको लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ, एक वीटो पावर आती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। सो वीटो पावर क्या है? ठीक है, देखो जब बिल इंट्रोड्यूस होता है ना पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट क्या करती है? उस बिल को पास करती है। और एक बारी जब बिल एक्ट बनता है, देखो क्या होता है ना, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको पास ऑन किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्या करती है? ये बिल पास करती है, ठीक है। अब जब ये बिल पास होता है, बिफोर दिस बिल बिकम्स एन एक्ट, क्योंकि अगर एक बारी पास हो जाए तो ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब इसको जो है प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव कर दिया तो वो एक्ट बन जाएगा, अगर प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया तो वो वापस से जो है वहीं पर स्टे रहेगा उसका, ठीक है। सो ये प्रेसिडेंट पर ही है कि ये रिजेक्ट करे बिल को, रिटर्न करे या विदहोल्ड करे, ठीक है, हिज एसेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ये अगर बिल इन तक पहुंच रहा है, या तो इसको अपने पास ही रखे, विद होल्ड करे, ठीक है, या तो इसको रिटर्न कर दें कि इसमें कुछ कुछ चेंजेस लाओ और फिर हम देखेंगे इसको हम एक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, या तो सिंपली इसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी पावर्स किसके पास हैं? प्रेसिडेंट के पास ही है। एट द एंड प्रेसिडेंट वीटो पावर क्या होगी? बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के ये बिल एक्ट नहीं बन सकता। सो प्रेसिडेंट्स परमिशन इज रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू फॉर ए बिल टू बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। तो ये जो चॉइस है, द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बिल, ये क्या बोली जाती है? इसको बोला जाता है वीटो पावर। और वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया में, ये अंडर आर्टिकल 111 में जो है गिवन है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वीटो पावर है, ठीक है। तो अब आपको समझ आया वीटो पावर क्या है? वीटो पावर क्या है कि देखो पहले बिल है, ठीक है, बिल को सबसे पहले सो बिल को सबसे पहले क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाए फिर इसको पास ऑन किया जाता है टू द प्रेसिडेंट, ताकि
ये जो है एक्ट बने, ठीक है। लेकिन अगर देखो प्रेसिडेंट ने इसका अप्रूवल दे दिया फिर तो बढ़िया है, फिर ये एक्ट बन जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि या तो इस बिल को होल्ड करके अपने पास रखें, ठीक है, कि देखते हैं आगे सोचेंगे, ठीक है, या तो इसको रिटर्न कर दें कि इसमें जो है चेंजेस लाओ, फिर हम सोचेंगे इसको पास ऑन करना है या नहीं करना है, या तो इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दें, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी, और यही प्रेसिडेंट की जो पावर है कि बिना इसकी परमिशन के, और द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट जो बिल पर उनकी होती है उसको हम कहते हैं वीटो पावर, और ये आर्टिकल 111 में मैंशनड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Okay, so who are all appointed by the president of the India? सो ये हमने पहले भी देखा कौन कौन अपॉइंटेड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड है, और बाकी के कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो हैं अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। कैग अपॉइंट किया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शंस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है। सो ये इसका क्या क्या 4 ऑप्शंस दिए हैं। जुडिशियल प्रोसीजर है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर, ठीक है। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है इंडिया का वो कौन सा है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है, ठीक है। ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हैज़ पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में उनकी पार्डनिंग की जो पावर है वो मेंशन्ड है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम ऑफ डैश ईयर्स ऑफ एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ये मैंने अभी आपको लेक्चर में कंप्लीट करवाया है, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के ऊपर वीडियो। इलेक्शन बताया है किस तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, और पूरा का पूरा मैंने डिटेल में प्रेसिडेंट का टॉपिक जो है कवर किया है। क्यों किया है, क्योंकि न्यूज़ में है, पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक में से। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात हो रही है, तो देखते हैं कौन प्रेसिडेंट बनता है इस साल, एंड दैट इज़ वाई ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो देन थैंक यू क्लास सो मच। Please watch our videos and support and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.